हेलो एवरीवन, दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, किस तरह से भारत की विदेश नीति को निर्धारित किया गया। सबसे पहले नेहरू युग की बात करेंगे। ठीक है, कि नेहरू युग में भारत की विदेश नीति को किस तरीके से निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी और मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। तो देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, उनके काल में हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसको किस तरीके से निर्धारित किया गया या क्या क्या मूल आधार रहे, इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि विदेश नीति होती क्या है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर नेशन की एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति, ठीक है, जो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए, अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए उस नीति को अपनाया जाता है। तो इसको साधारण तौर पर हम विदेश नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारी जो विदेश नीति है उसके निर्माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही हमारी विदेश नीति का निर्माता और निर्धारक माना जाता है। ठीक है, विदेश नीति का मूल आधार अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में बात करें तो इन्होंने स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति को अपनाया। ठीक है, स्वतंत्र और स्वायत्त नीति या विदेश नीति का मतलब क्या है कि हमारी जो अपनी नीति है ना, वो अपने हितों के लिए है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे अपने हितों के लिए। ठीक है, स्वायत्त है मीन्स हमारी विदेश नीति किसी दूसरे देश से प्रभावित होकर क्रिएट नहीं की जाती है ना, अपने देश के लोगों से भी प्रभावित होकर नहीं बनाई जाती। ठीक है, स्वतंत्र, पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके और स्वायत्त तरीके से हमारी विदेश नीति को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो नेहरू जी ने भी कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति में, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था पहली बार, 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारी विदेश नीति को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो वो स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति को उन्होंने अपनाया था। ठीक है, जिसके आधार पर उन्होंने अपने संबंधों का विकास जो है अपने हितों के संदर्भ में किया। मीन्स अपने हितों को प्राथमिकता देकर, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके से रिलेशंस बनाना, दूसरे देशों के साथ इस तरीके से संबंधों को बनाना ताकि अपने हितों की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति हो सके। ठीक है, किसी राष्ट्र विशेष या गुट विशेष के संदर्भ में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के, अपने देश के हित में कहीं ना कहीं विदेश नीति का निर्माण करना। ठीक है, तो ये बात। दूसरा, आर्थिक विकास की नीति। नेहरू जी ने अपने शासनकाल में जो विदेश नीति में आर्थिक विकास की नीति को उन्होंने अपनाया। कहीं ना कहीं इन्होंने आर्थिक और विकास संबंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया और सैन्य शक्ति बढ़ाने को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि उन्होंने आर्थिक विकास को ज़्यादा महत्व दिया। अगर हम रूस या सोवियत यूनियन की बात करें, ठीक है, जब एक शस्त्रों की दौड़ लगी थी, ठीक है, जब शीत युद्ध का दौर था, कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है दो ध्रुवों में विभाजित हो रहा था, उस वक्त जो सोवियत यूनियन था उसके डिसइंटीग्रेशन में जो है कहीं ना कहीं एक कारण ये भी रहा है कि सोवियत यूनियन ने जो अपने देश की आर्थिक की जगह उन्होंने जो कहीं ना कहीं शस्त्रों को ज़्यादा, उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। ठीक है, जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। ठीक है, वो आर्थिक तौर पर वो जो दूसरे देशों पर डिपेंड होकर रह गए थे। ठीक है, इसी वजह से सोवियत रूस का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ था। अगर हम नेहरू जी की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैन्य शक्ति को ज़्यादा प्राथमिकता ना देते हुए इन्होंने आर्थिक विकास की नीति को अपनाया। मीन्स आर्थिक कामों पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता को भी इन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार किया था। इस तरीके से इन्होंने आर्थिक विकास को ज़्यादा तवज्जो दी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने क्या किया, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया जिसमें सार्वजनिक उद्यमों को भी प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों बाजारवादी और समाजवादी दोनों तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों के मिश्रण को, जिस मीन्स हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बाजारवादी भी थी और समाजवादी व्यवस्था भी थी। बाजारवादी में हम क्या देखते हैं, एक ओपन मार्केट इकोनॉमी होती है। ठीक है, ओपन मार्केट सिस्टम होता है। ठीक है, और समाजवादी जिसमें सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है, उस पर जो समाज का कहीं ना कहीं एक स्थायित्व, समाज का दायित्व रहता है। ठीक है, समाज का स्वामित्व रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म एंड सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी विदेश नीति का जो मूल आधार है वो है पंचशील की नीति। तो देखिए, नेहरू जी ने पंचशील की नीति किससे ली है, किससे प्रभावित होकर इन्होंने ये ग्रहण की है, महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रभावित होकर ग्रहण की गई है। ठीक है, कई बार हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाए कि नेहरू जी ने ये नीति जो है किसके जीवन से प्रभावित होकर अपनाई थी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पंचशील से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या तो इसके जो 5 सिद्धांत है, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है या कौन सा नहीं है, ये करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या
या पंचशील की नीति कब अपनाई गई या किस देश के साथ जो है ये पंचशील जो सिद्धांत भारत के द्वारा साइन किया गया, ठीक है। तो कई तरीके का प्रश्न जो है तैयार होता है पंचशील की पॉलिसी से, ठीक है, जो आपका पंचशील सिद्धांत है। तो पहला तो ये कि महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रभावित होकर इन्होंने ये ग्रहण किया है, ठीक है। और कब ये अपनाया गया था? 1954 में चीन के साथ संबंधों को अपनाया गया था, जिसमें से 5 सिद्धांत अपनाए गए थे, ठीक है। पंचशील के 5 मुख्यतः सिद्धांत अपनाए गए थे, ठीक है। अब आपने इनको ध्यान से याद करना है, ठीक है। सबसे पहला है कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता का पारस्परिक सम्मान करना। पारस्परिक मीन्स एक दूसरे की, ठीक है, कि भारत और चाइना क्या करेंगे, एक दूसरे की अखंडता, उनकी जो प्रादेशिक अखंडता है, ठीक है, उसका सम्मान करेंगे और उनकी स्वतंत्रता का जो है पारस्परिक सम्मान करेंगे। दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का जो है सम्मान किया जाएगा, ठीक है। ये सिद्धांत था पहला। और दूसरा सिद्धांत क्या था कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, ठीक है। हालांकि ये सिद्धांत बाद में टूट गया था पंचशील, क्योंकि 1962 में जी कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो पंचशील का जो दूसरा मुख्य सिद्धांत था वो ये था कि कोई भी देश, चाहे भारत है चाहे चाइना, एक दूसरे पे वो जो है आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा सिद्धांत है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। अब भारत और चाइना के बीच में युद्ध का कारण ये भी हो सकता है कि जो तिब्बत, ठीक है, तिब्बत का जो इशू था, ठीक है, दलाई लामा का भारत में शरण लेना 1959 में, तो ये चाइना को लगा कि भारत ने जो है चाइना के आंतरिक इशू में जो है हस्तक्षेप किया है, ठीक है। जबकि पंचशील की पॉलिसी जब इन्होंने अपनाई थी तो उसमें कहा गया था कि एक दूसरे के आंतरिक जो मामले हैं, ठीक है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, एक दूसरे के मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन भारत के द्वारा कहीं ना कहीं दलाई लामा को भारत में शरण देना या तिब्बत के इशू पर कहीं ना कहीं भारत का दलाई लामा के पक्ष में बात करना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इनको जो है अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप लगा। यही कारण था कि 1962 में भारत और चाइना का वॉर भी हो गया, युद्ध भी हो गया। जो इसका चौथा सिद्धांत था वो था समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, ठीक है। समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, ये इनका चौथा सिद्धांत रहा है पंचशील का। और जो पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये 5 इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहे हैं पंचशील के, ठीक है, इसीलिए इनको पंचशील कहा जाता है, ठीक है। तो चाइना के साथ 1954 में, ठीक है, और महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रभावित होकर ये ग्रहण किया नेहरू जी ने, ठीक है। तो इस तरह से कई तरीके से ये प्रश्न बनता है। आप इसको अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं प्रश्न, ठीक है, और ये आप याद रखिए आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आधार देखते हैं। तो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता की नीति, ठीक है, जो हमारे देश की विदेश नीति का मुख्य आधार भी रही है, जिसमें कहीं ना कहीं यही कोशिश की गई है कि जो 1947 में एक एशियाई सम्मेलन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1947 में। और 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। ये दोनों आपके लिए सीक्वेंस में एक मैच करने के लिए भी बन जाएंगे क्वेश्चन, और सीक्वेंस भी बन जाएगा कि पहले एशियाई सम्मेलन हुआ या बांडुंग सम्मेलन हुआ है, ठीक है। और कब कब हुआ है देखिए, 1947 में और एक 1955 में। अब बांडुंग सम्मेलन तो यहाँ पे दिया हुआ कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? 1955 में। लेकिन एशियाई सम्मेलन जो 1947 में हुआ है ये कहाँ हुआ, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि एशियाई सम्मेलन जो 1947 हुआ है ये कहाँ हुआ है, ठीक है। इन दोनों सम्मेलनों के द्वारा कहीं ना कहीं यही कोशिश की गई है कि एशिया अफ्रीका के देशों को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए, उनको उनके बीच जो है एकता स्थापित की जाए, ताकि पश्चिमी देशों को जो है प्रतिसंतुलित किया जा सके, ठीक है। ऐसा नेहरू जी ने माना, ठीक है। दूसरी बात, इसमें चीन के साथ संबंधों को भी बेहतर बनाना था। हमारे देश की जो विदेश नीति है इसका एक मुख्य आधार ये भी रहा है कि अगर एशियाई देशों में एकता स्थापित करनी है, या आप यूँ समझिए कि एशिया में अगर यूनिटी लानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि चाइना के साथ जो है बेहतर संबंध बनाए जाए, ठीक है, चाइना के साथ। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 1954 में पंचशील भी लाया गया था, ठीक है। फिर गुटनिरपेक्ष की नीति, ये भी हमारे विदेश नीति का एक मुख्य आधार है, और गुटनिरपेक्ष से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके जो अलग अलग सम्मेलन हुए वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला इसका जो सम्मेलन था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है कई बार, ठीक है। तो 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष का जो है सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था ये आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ हुआ था 1961 में पहला नाम का जो सम्मेलन कहाँ हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम, ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष नीति क्या थी? गुटनिरपेक्ष नीति के अंतर्गत हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, ना तो हमने यूएसए के गुट में शामिल होना है, ना तो हमने यूएसएसआर के गुट में शामिल होना है, बल्कि हमने निष्पक्ष रहकर अपने देश का विकास करना है। क्यों?
क्योंकि हम हाल ही में हम क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, ठीक है। हमारे देश के हालात ऐसे नहीं हैं कि अब हम किसी और देश की दुश्मनी झेल पाएंगे, ठीक है। तो अपने हालातों को, अपने देश के हालातों को देखते हुए नेहरू जी ने क्या किया था, गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया था अपनी विदेश नीति में, ठीक है, कि हम किसी भी ब्लॉक में नहीं जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं दुनिया के कई सारे देशों ने जो इस नीति का समर्थन किया था, ठीक है। और इस नीति का एक मुख्य उद्देश्य क्या था, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व शस्त्रीकरण के विरोध एक आंदोलन था। मतलब साम्राज्यवाद का भी विरोध करती थी ये नीति, ठीक है। जो साम्राज्यवाद मतलब जब एक विस्तारवादी नीति, ठीक है, कि अपने एरिया को, अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना, ठीक है। और उपनिवेशवाद, दूसरे देशों के ऊपर अपना कंट्रोल करके उनको अपनी कॉलोनीज बनाना। और शस्त्रीकरण थी, ठीक है, एक आर्मामेंट, शस्त्रों की दौड़। तो इन सब चीज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये ना तो साम्राज्यवाद को मानता था, ना उपनिवेशवाद को मानता था, ना ही शस्त्रीकरण को मानता था। मतलब इसका ये मानना था कि आप शस्त्रों की होड़ छोड़िए, ठीक है। क्योंकि शस्त्र कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपके अंदर जो है इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं। अगर एक देश जो ज़्यादा शस्त्रों का निर्माण कर रहा है, दूसरा देश अपने आप इनसिक्योर फील कर रहा है, उसको भी फिर ना चाहते हुए भी उसको शस्त्रों के पीछे दौड़ना पड़ रहा है, ठीक है। गुटनिरपेक्षता का मतलब तीसरे गुट का निर्माण नहीं, बल्कि दुनिया से गुट की समाप्ति करने का एक मंच था। तो ऑब्वियसली कई बार देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है, या इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत निकालिए। तो ये आपकी एक बेसिक जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसके ऊपर आधारित है ये सारा काम, ठीक है। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब ऐसा भी नहीं था कि हम ये चाहते कि हमने ना तो सोवियत में मिलना है, ना तो यूएसएसआर में मिलना है, बल्कि सॉरी यूएसएसआर और यूएसए में किसी में नहीं मिलना है, बल्कि हमने तीसरे का गुट बनाना है। तो गुट बनाना नहीं था हमारा पर्पस, ठीक है। हमारा पर्पस था एक ऐसा मंच तैयार करना जहाँ पे किसी प्रकार का कोई गुट ना हो, ठीक है। दुनिया से गुट की समाप्ति करने का एक मंच था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी विदेश नीति का आधार था मुख्य, वो है यूएनओ, मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया गया है, ठीक है। नेहरू ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने की एक रणनीति अपनाई है, अर्थात कुछ इसी तरह की पॉलिसीज़ बनाई है। फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसीज़ में हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो शक्तिशाली बनाया जाए, ठीक है, प्रभावशाली बनाया जाए। ऐसा नेहरू जी ने अपने समय में विदेश नीति के माध्यम से इस तरीके से करने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावशाली या शक्तिशाली बनाया जा सके। नेक्स्ट है तीसरी दुनिया का नेतृत्व करने की नीति। मतलब एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो आफ्टर 1945, ठीक है, 1945 के बाद बहुत सारे दुनिया के देश जो है आज़ाद हुए थे, ठीक है। तो आपका जो उसको उन जो भी 1945 के बाद जो देश उभर कर सामने आए हैं, ठीक है, उनको जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ माना गया है, ठीक है। तो ये जो तीसरी दुनिया के देश थे, ठीक है, उनको जो है कहीं ना कहीं उनका एक नेतृत्व करने की जो नीति है वो हमारे देश के द्वारा अपनाई गई है। मतलब हमारा देश भी एक उभरता हुआ एक विकासशील देश था उस वक्त, ठीक है, अभी भी विकास की गति पर है, ठीक है। तो उस वक्त जो है एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एक जो नाम या गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने के साथ साथ भारत की कहीं ना कहीं यही कोशिश थी कि उसमें जो है समस्त उन तीसरे विश्व के जो देशों को मिलाया जाए जो नहीं चाहते कि किसी गुट में शामिल हो, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग अपना विकास करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन सभी देशों का नेतृत्व करने की नीति भी कहीं ना कहीं हमारे देश की विदेश नीति में अपनाई गई है, ठीक है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था ये क्या था, एक सभी जो भी तीसरी दुनिया के सारे देश थे उनकी एक साझी आवाज़ था, ठीक है। एक समतामूलक व्यवस्था स्थापित करने के लिए वो बल देते थे, ठीक है, या एकता स्थापित करने का एक मंच था, या शोषण समाप्ति करने का भी एक सम्मेलन था गुटनिरपेक्ष नीति, ठीक है। तो ये कुछ था नेहरू जी की विदेश नीति का जो आधार था मुख्यतः। तो नेहरू की जो विदेश नीति थी वो जो है आदर्शवाद से प्रभावित एक विदेश नीति थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं समस्त विश्व में एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर उन्होंने बल दिया है, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है ये पंचशील में भी अपनाया गया है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है। भारत और चाइना के साथ जो सिद्धांतों पर साइन किए गए थे तो उसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर भी उन्होंने बल दिया, और न सिर्फ चाइना के साथ बल्कि दुनिया के तमाम देशों के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं एक इसी तरीके से अपने रिलेशंस बनाने की कोशिश की है ताकि एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल दिया जा सके, ठीक है। और क्या किया जा सके, हथियारों की दौड़ को कम किया जा सके, तभी वो हथियारों की दौड़ का विरोध करते हैं, ठीक है। आर्मामेंट या शस्त्रीकरण को वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो ये कुछ थी इंपॉर्टेंट बातें। इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः जो भी आपको चीज़ें लगती है आप उन सब चीज़ों को पढ़िए, उन सब चीज़ों को नोट कीजिए, हाईलाइट कीजिए ताकि आपके एग्जाम में वो काम आ सकें, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए।
बाकी आई होप आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चली रही होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से बने रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम, तब तक जय हिंद।